टैक्स के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो इसीलिए अगर आप बीकॉम कर रहे हैं तो आप इनकम टैक्स के पेपर को फोकस जरूर करो, न कि एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, उसको एक्सप्लेनेशन करने के लिए, उसको पढ़ने के लिए, उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए आपको इनकम टैक्स के बारे में समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि इनकम टैक्स एक ऐसा पार्ट है जो हम सब की लाइफ में जुड़ा हुआ है, ब्लड की तरह है। इकोनॉमिक्स का ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर आपने पैसे कमाए हैं तो कितने पैसे आपके हैं और कितने पैसे गवर्नमेंट के हैं, कौन से पैसे आपको रखने चाहिए, कौन से पैसे आपको नहीं रखने चाहिए, किस तरीके से आप पैसे कमा सकते हो, किस तरीके से पैसे आप रख सकते हो, जमा कर सकते हो, ट्रांजैक्शन कर सकते हो, लेन देन कर सकते हो, ये सारे लॉज कौन बताता है? इनकम टैक्स। बात समझ गई? तो इसलिए आज से हम लोग ये सेशन स्टार्ट कर रहे हैं इनकम टैक्स का बीकॉम 6 सेमेस्टर के लिए। तो आप सभी लोग रेडी हो जाइए इनकम टैक्स। मैं हूं आलोक मिश्रा और आज हम लोग देखने वाले हैं इनकम टैक्स बीकॉम 6 सेमेस्टर के लिए, और इसको सभी लोग समझ सकते हैं क्योंकि इनकम टैक्स इज अ फैक्ट ऑफ द इकोनॉमिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनकम टैक्स के चैप्टर को। इससे पहले सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा क्योंकि ये पूरी स्ट्रीम हमारी टैक्सेशन की है और पूरे बीकॉम सिलेबस को, पूरे इनकम टैक्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। पूरी टीम हमारी मिलकर इस सेशन को कवर करेगी। तो अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन जल्दी मिलेगी या आपको इन्फॉर्मेशन तुरंत मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। चलिए, बीकॉम का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है इनकम टैक्स। ध्यान देना, बीकॉम का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है इनकम टैक्स। पेपर है, चैप्टर समझ लो, पेपर समझ लो, सब्जेक्ट समझ लो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बीकॉम क्या सभी के लिए है। आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तब भी, बीए कर रहे हैं तब भी, बीएससी कर रहे हैं तब भी, आप एम्प्लॉई हैं, बिजनेसमैन हैं, कॉमन मैन है, सबके लिए इनकम टैक्स है। अगर आप एक मानव जाति में जन्म लिए हैं तो आपके लिए इनकम टैक्स वरदान है, क्योंकि आप पैसे कमाने के लिए ही हम लोग पढ़ रहे हैं। और पैसे कैसे कमाने हैं, कैसे बचाने हैं, कैसे रखने हैं, कैसे ट्रांजैक्शन करने हैं, ये किसके अकॉर्डिंग चलना हम लोगों को? इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग। क्लियर? एक बात आप लोगों को बताएं, हम इनकम टैक्स एक हमारे लाइफ का हिस्सा है। हम सभी लोग जानते हैं कि इनकम टैक्स क्या है, हमारे लाइफ का एक हिस्सा है। ये क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि देखो, पैसे हमें कमाने हैं, ये हमारा मेन ऑब्जेक्ट है, मेन टारगेट है कि पैसे कैसे भी कमाने हैं। बट जब जहां पे इनकम टैक्स की बात आती है तो हमें ये पता होना चाहिए हमें कौन से पैसे कमाने हैं, किस तरीके से पैसे कमाने हैं और किस तरीके से पैसे रखने हैं, कौन से पैसे हम रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, कितना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कितना ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं, क्या हम किसको गिफ्ट दे सकते हैं, क्या हम किसी को सेल कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं, पैसा उधार ले सकते हैं, नगद ले सकते हैं, बैंक ले सकते हैं, एनी अदर ट्रांजैक्शन हमको इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग करना है। पैसा हमारा है लेकिन चलना हमको गवर्नमेंट के हिसाब से। गवर्नमेंट ने कह दिया कि आप 20 लाख रुपए से ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। गवर्नमेंट ने कह दिया कि अगर आप इनकम टैक्स फाइल कर रहे हो तो आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो, लेकिन अगर आप इनकम टैक्स नहीं फाइल कर रहे हो, आईटीआर नहीं फाइल कर रहे हो, तो आप 7 लाख रुपए से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन वन टाइम में नहीं कर सकते हो। अगर आपने वन टाइम में किया तो आपका अकाउंट सीज कर दिया जाएगा और उस 7 लाख रुपए का आपको पूरा डिटेल लाकर बैंक को देना पड़ेगा और गवर्नमेंट को देना पड़ेगा कि आपके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं। क्लियर? तो ये इनकम टैक्स है। पैसे हमारे हैं, कमाना हमको है, देना हमको है, बट बताना गवर्नमेंट को है कि भैया हमने यहाँ से पैसे कमाए, सैलरी से हमने 20,000 रुपए कमाए, 10,000 रुपए हमने लोन दे दिए, बचा 10,000 रुपए, इस 10,000 रुपए में जो आपका हिस्सा बनता हो ले लो। समझ में आई बात? गवर्नमेंट कहती है कि भाई कि आप पैसे कमा रहे हो तो आपकी इनकम में हमारा भी हिस्सा होता है, आपके इनकम में हमारा भी हिस्सा होता है। तो इसलिए आप जो भी कमाएं, जो भी इनकम जनरेट करें, हमारा हिस्सा हमको देते जाएं, बाकी आप अपने हिसाब से जो करना हो करिए। क्लियर? अगर आप हमारा हिस्सा नहीं देंगे तो फिर हम आपको एंटरटेन करने लगेंगे कि आप पैसा कहाँ से ला रहे हो, पैसा कहाँ ले जा रहे हो, कौन सा ट्रांजैक्शन कैसे कर रहे हो, सारी डिटेल फिर हम आपकी धीरे धीरे निकालने लगेंगे। क्लियर? इसीलिए जो नेता लोग होते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से डरते हैं, ईडी से डरते हैं। ठीक है? क्यों डरते हैं? क्योंकि इतने सारे ट्रांजैक्शन हुए हैं कि उनको खुद ही नहीं याद है कि कौन से ट्रांजैक्शन कहाँ से आए हैं। हर नेता गलत नहीं होता, लेकिन सारे नेता ईडी और इनकम टैक्स से डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि इतने ज़्यादा ट्रांजैक्शन उनके अकाउंट से, उनके फंड से, उनके पार्टी से हुए हैं, कौन कहाँ से कैसा पैसा दे दिया है उनको खुद ही याद नहीं है।
इसलिए लोग ईडी से डरते हैं। ऐसा नहीं है सारे नेता करप्ट ही हैं, नहीं, सही भी है, 1% नेता सही भी है, 1% है 99 तो करप्ट है, 1% ही नेता है सही है, लेकिन डरते हैं 100%। क्यों? क्योंकि उनके पास इतने ट्रांजेक्शन है, मल्टीपल ट्रांजेक्शन है, तो उनको लगता है कि भाई हम उनका हिसाब ही नहीं दे पाएंगे क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता कि कौन पैसे कहाँ से आए हैं। तो इसलिए लोग ईडी और इनकम टैक्स से डरते हैं। क्लियर? और हमको भी डरना चाहिए कि अगर आपका मल्टीपल ट्रांजैक्शन हो रहा है, मल्टीपल लेन देन हो रहा है, तो आपको भी इनकम टैक्स से डरना चाहिए, ईडी से डरना चाहिए। अगर आप मल्टीपल ट्रांजैक्शन कर रहे हो, हैवी ट्रांजैक्शन कर रहे हो और आप आईटीआर इनकम टैक्स फाइल नहीं कर रहे हो, तो कभी भी आपको नोटिस आ सकती है। जरूरी नहीं है कि अभी तक नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो 20 साल से कर रहे, नहीं, कभी भी आपको इनकम टैक्स की नोटिस आ सकती है। ठीक है? तो उस समय फिर आपको जवाब देना भारी पड़ जाएगा। तो इसलिए आप जो भी इनकम जनरेट कर रहे हैं, जिस तरीके से, जिस सोर्स से इनकम जनरेट कर रहे हैं, उसको प्रॉपर आप इनकम टैक्स में दिखाइए और अपना इनकम ग्रो करिए। क्लियर? तो चलिए हम लोग आते हैं अपने मैटर पर। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है? तो बेसिक कॉन्सेप्ट इनकम टैक्स से क्या है? इनकम, ओनली फॉर इनकम। ठीक है? इनकम कौन कौन से सोर्सेज इनकम कहलाएगी, तभी तो वहां से टैक्स स्टार्ट होगा। तो मीनिंग ऑफ इनकम अंडर द इनकम टैक्स हेड। तो इनकम किस किस हेड से हो सकती है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। जैसे आपकी सैलरी आपकी इनकम है, आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस से जो प्रॉफिट हो रहा है वो आपकी इनकम है। आप अगर अपना मकान रेंट पे दिए हैं तो रेंट जो आपका आ रहा है वो आपकी इनकम है। आपने कोई पैसा बैंक में जमा कर रखा है, किसी को लोन पे दे रखा है, किसी को इंटरेस्ट पे दे रखा है, तो उससे जो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है वो आपकी इनकम है। आपने कोई जमीन बेचा, आपने कोई कंपनी का शेयर खरीदा है उसको बेचा, तो उससे जो आपकी कैपिटल गेन हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है, वो आपकी इनकम है। ये सारी चीजें आपकी क्या है? इनकम है। और इस इनकम से जो, इस इन्वेस्ट से जो भी इनकम जनरेट होगी, जो भी प्रॉफिट होगी, वो इनकम में आती है। और जो भी आपकी इनकम आती है उस पर इनकम टैक्स गवर्नमेंट को आपको पे करना है। क्लियर? एक चीज और निकल के आती है, एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है? एग्रीकल्चर इनकम इंडिया में पूरी तरीके से एग्जम्प्ट रखा गया है, बट कुछ केस में यहाँ पे अप्लीकेबल होता है कंडीशन के बेस पे। क्लियर? तो आपको अगर हम बता दें, एग्रीकल्चर इनकम, इनकम अर्न फ्रॉम द एग्रीकल्चर, ऐसी इनकम जो आप एग्रीकल्चर एक्टिविटी से अर्न कर रहे हो, वो आपको इंडिया में एग्जम्प्ट है। जैसे आप अगर आप एग्रीकल्चर से आप एक सेल ऑफ क्रॉप्स, रेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड, इनकम फ्रॉम बिल्डिंग्स जो आपके एग्रीकल्चर लैंड में बनी हुई है, ये सारी चीज़ों से अगर आपकी इनकम आती है तो वो पूरी तरीके से एग्जम्प्ट है सिचुएशन ऑफ इंडिया। अगर कोई लैंड जो इंडिया में है, एग्रीकल्चर में यूज हो रहा है, वो वहाँ पे खेती हो रही है, तो ऐसी इनकम एग्रीकल्चर में जो आ रही है वो पूरी तरीके से एग्जम्प्ट है। क्लियर? अब बात करते हैं रेंट ऑफ लैंड। रेंट ऑफ लैंड क्या होता है? आपकी खेत की जमीन है जिस पे खेती होती है, फसल उगता है, उसको आपने पट्टे पे दे दिया है, बटाई पे दे दिया है, और उससे जो पैसा मिलता है वो क्या होती है? रेंटल इनकम कहलाती है, और वो पूरी तरीके से एग्जम्प्ट होता है। इनकम फ्रॉम बिल्डिंग, अगर आपने खेत में कोई मकान बना रखा है और वो एग्रीकल्चर पर्पज से यूज हो रहा है, मीन्स कि आपने उसे कोल्ड स्टोर बना रखा है, या आप वहाँ अपने अनाज, बीज और सारी चीज़ें रखते हो, तो उस सब मकान से अगर कोई ऐसी इनकम आती है तो वो भी आपको एग्रीकल्चर इनकम में आती है, और वो भी एग्जम्प्ट होता है। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, एग्रीकल्चर इनकम में मुर्गी पालन, पशुपालन, दूध डेयरी, मिल्क डेयरी, ये सारी चीज़ें एग्रीकल्चर में नहीं आती हैं। ठीक है? नेक्स्ट बढ़ते हैं नंबर 3 पर, कैजुअल इनकम। आज अभी हम इनकम के बारे में बात कर रहे हैं, कौन कौन सी इनकम हमारे पास हो सकती है। कैजुअल इनकम, ठीक है? कैजुअल इनकम क्या होती है भाई? अनएक्सपेक्टेड इनकम रिसीव्ड। कैजुअल इनकम क्या होती है भैया? जो हमें एक्सेप्टेड नहीं था कि हमें इनकम हो जाएगी। जैसे हम कहीं गए, वहाँ पे हमको कुछ इनकम मिल गए, हम लॉटरी खेल रहे हैं, मतलब कुछ जुआ खेल रहे हैं, और हमें पता तो होता नहीं कि जुआ में हम जीत ही जाएंगे, तो अगर हम जीत गए तो वहाँ से जो इनकम हुई वो होती है कैजुअल इनकम। गेम में अगर कुछ जीत गए हम लोग, हॉर्स राइडिंग में हम लोग अगर जीत गए, मतलब कि जहाँ पे उम्मीद नहीं है और वो मिल जाए उसे बोलते हैं कैजुअल इनकम। ठीक है? तो इन सभी पर आपका टैक्स लगता है और ये इनकम में कंसिडर होती है। नंबर 4 बात करें अगर हम असेसमेंट ईयर। ठीक है? असेसमेंट ईयर की बात करें अगर, असेसमेंट ईयर क्या होता है? असेसमेंट ईयर को हम क्या कहते हैं? कर निर्धारण वर्ष कहते हैं। अब ये क्या भैया है? ईयर इन विच इनकम इज असेस्ड एंड टैक्स्ड पे। वो साल जिस साल में हम अपनी इनकम को एसेस करते हैं उसी को हम बोलते हैं असेसमेंट ईयर। एज ए एग्जाम्पल अगर हम बात करें, अगर हम एग्जाम्पल से बात करें, इनकम अर्न फॉर फाइनेंशियल ईयर, जिस साल में हम इनकम अर्न करते हैं उसे बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर, और जिस साल हम उस
कमाई गई इनकम पर टैक्स पे करते हैं, उसे हम बोलते हैं असेसमेंट ईयर। क्लियर? जैसे हमारा अभी एंड हुआ 25-26 हमारा फाइनेंशियल ईयर था, अभी जो चल रहा है 26-27 वो फाइनेंशियल ईयर का क्या है, ये असेसमेंट ईयर है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर क्या हो गया, बीता हुआ वर्ष, जिसे हम बोलते हैं गत वर्ष। क्लियर? चलिए नेक्स्ट नंबर आता है ग्रॉस टोटल इनकम, बोलते हैं जीटीआई। ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है भैया, टोटल इनकम अंडर ऑल 5 हेड बिफोर डिडक्शन। वो इनकम, वो कमाई गई इनकम या वो सारी इनकम जो विदाउट डिडक्शन होती है, मीन्स कि आपने 5 लाख रुपए कमाए सारे हेड को मिलाकर और इसमें से अभी आपके डिडक्शन माइनस नहीं किए गए हैं या खर्चे माइनस नहीं किए गए हैं, तो ऐसी इनकम को हम बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं हम लोग टोटल इनकम पर, जीटीआई। टोटल इनकम क्या होती है, जीटीआई माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 1961 और चैप्टर नंबर 6 80C से लेकर 80U तक का आपका डिडक्शन है, वो सारे डिडक्शन माइनस करने के बाद जो इनकम बचती है उसे बोलते हैं टोटल इनकम या नेट इनकम। क्लियर? अब आते हैं नंबर 8 पॉइंट पर, हम बात कर रहे हैं सारे इनकम टैक्स का बेसिक पूरी तरीके से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आता है पर्सन, व्यक्ति। टैक्स किस पे लगाएंगे, तो टैक्स हम सिर्फ एक व्यक्ति पर लगा सकते हैं, ध्यान देना, टैक्स हम सिर्फ एक व्यक्ति पर लगा सकते हैं, हम जानवर पर टैक्स नहीं लगा सकते क्योंकि वो इनकम जनरेट नहीं करता। तो हम अब इसमें कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं, बॉडीज है जो जिस पर हम लोग टैक्स कंसीडर करते हैं, तो पहला इंडिविजुअल जो एक आदमी होता है, एक पर्सन होता है। दूसरा HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो पूरी तरीके से एक फैमिली एक साथ रहती है। तीसरा कंपनी, कंपनी भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। अगला फर्म, फर्म भी एक रजिस्टर्ड पर्सन है। AOP ये भी एक फर्म है। BOI ये भी एक फर्म है और लोकल अथॉरिटी ये भी एक फर्म है। तो इन सभी पे हम टैक्स अप्लीकेबल करते हैं, इन सभी की इनकम पर हम टैक्स अप्लीकेबल करते हैं और ये एक प्रकार से क्या है, व्यक्ति के रूप में डिफाइन की गई है, पर्सन के रूप में डिफाइन की गई है। नेक्स्ट नंबर बात करेंगे टैक्स इवीजन। टैक्स इवीजन क्या होता है, टैक्स चोरी। टैक्स इवीजन मतलब क्या होता है, टैक्स चोरी, इनलीगल मेथड ऑफ एवॉइडिंग टैक्स। ऐसी प्रक्रिया, ऐसे आपके काम जो टैक्स चोरी करने में काम आते हैं उसे बोलते हैं इनलीगल एक्टिविटीज और टैक्स इवीजन। मतलब कि आपकी इनकम 15 लाख रुपए है और आप उस इनकम को 10 लाख रुपए शो कर रहे हो, बाकी 5 लाख रुपए आप गवर्नमेंट को नहीं दिखा रहे हो, तो बोलते हैं टैक्स इवीजन। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं टैक्स एविडेंस यूजिंग ऑफ लूप होल इन द लॉ। ठीक है, तो एक हो गया टैक्स इवीजन जो डायरेक्टली हम टैक्स चोरी करते हैं, और एक होता है टैक्स एविडेंस, मीन्स कि हम जो टैक्स बचाते हैं, जो हम टैक्स बचाते हैं। जैसे कि कोई भी वकील क्या करता है, एक गुनेगार को वकील छुड़वा सकता है यह जानते हुए भी कि उसने मर्डर किया है, तो कैसे वकील कैसे छुड़वा सकता है, तो लॉ के अधिनियम में, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लूप होल है, उस लूप होल के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, क्लाइंट की जमानत कराते हैं। उसी तरीके से इनकम टैक्स में हम लोग चोरी ना करके हम लोग क्या करते हैं, उस लूप होल, सेक्शन एक्ट धारा का लूप होल का यूज करके अपने टैक्सेबल इनकम को हम लोग क्या करते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है, तो ये होता है टैक्स एडवाइस। नेक्स्ट आता है आपके पास टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग क्या भैया, लीगल अरेंजमेंट टू मैक्सिमम टैक्स, सॉरी मिनिमम टैक्स, लीगल अरेंजमेंट टू मिनिमम टैक्स मीन्स कि एक लीगल वे में हम अपने टैक्स को कम करने के लिए पहले से जो प्लानिंग करते हैं उसे बोलते हैं अरेंजमेंट। मीन्स हमको पता है कि हमारी टैक्स लायबिलिटी 15 लाख के ऊपर जा रही है, तो हम क्या करेंगे, जो लीगल तरीके से इनकम टैक्स एक्ट में दिया गया उसके तरीके से हम अपनी टैक्स प्लानिंग करेंगे और टैक्स प्लानिंग के तहत हम एक अरेंजमेंट करेंगे कि हमारी टैक्स लायबिलिटी मिनिमम आए, कम से कम आए। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है बेसिक चार्ज। बेसिक चार्ज क्या होता है, जो छोटे छोटे चार्ज अप्लीकेबल होते हैं। सेक्शन 4 इनकम टैक्स चार्ज, ठीक है, सेक्शन 4 इनकम टैक्स चार्ज ऑन द टोटल इनकम, जो टोटल इनकम पर टैक्स लगता है। नेक्स्ट स्कोप ऑफ द टोटल इनकम, इनकम टैक्सेबल डिपेंडिंग ऑन द रेजिडेंशियल स्टेटस। ध्यान दीजिएगा, जो टैक्स हम लगाते हैं, जो हम टैक्स लगाते हैं, वो टैक्स का कैलकुलेशन कहाँ से होता है, वो टैक्स का कैलकुलेशन होता है उस आदमी के रेजिडेंशियल स्टेटस के आधार पर। जिस व्यक्ति पर हम टैक्स लगाते हैं, जिसकी आय का हम असेसमेंट करते हैं, उसकी आय का असेसमेंट रेजिडेंशियल स्टेटस के आधार पर किया जाता है कि वह व्यक्ति इंडिया में रहा है या नहीं रहा है, वह निवासी है या निवासी नहीं है। अब निवासी के आधार पर आप नागरिकता की बात नहीं करेंगे, निवासी में नागरिकता का कोई मतलब नहीं है, सिटीजनशिप का कोई मतलब नहीं है। क्लियर? एक भारतीय भी अनिवासी हो सकता है और एक बाहर का व्यक्ति भी निवासी हो सकता है इनकम टैक्स के अंतर्गत। अब नेक्स्ट है रेजिडेंशियल स्टेटस। हमको पता कैसे चलेगा कि निवासी स्थिति, किसी व्यक्ति की निवासी स्थिति के बारे में हम कैसे पता करेंगे, ठीक है, समझिए।
निवासीय दो तरीके से मानते हैं, लेकिन अगर उसमें हम बाइफरकेट करते हैं तो वो तीन तरीके से निकल के आते हैं। पहला है एनआरआई, ठीक है। रेजिडेंस एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंस बोलते हैं ROR, रेजिडेंस बट नॉट ऑर्डिनरी बोलते हैं RNOR, और नॉन रेजिडेंस बोलते हैं NRI। जिसे बोलते हैं मतलब को है भारतीय बट रहता है अमेरिका में और कभी कभी आता है, इसे बोलते हैं NRI। क्लियर? तो NRI की इनकम पर टैक्स नहीं लगता है। अगर NRI जो पैसा यहाँ पे भेज रहा है उस पर टैक्स नहीं लगता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम्प्ट इनकम पर। इनकम टैक्स में कौन कौन सी इनकम जो है वो एग्जाम्प्ट है। सबसे पहले बात करेंगे इनकम टैक्स नॉट इंक्लूडिंग द टोटल इनकम। ऐसी कौन सी इनकम जो टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं होती है? ध्यान देना, जो भी इनकम टोटल में इंक्लूड होगी, मतलब आपकी इनकम में, आपकी आय में इंक्लूड होगी, वो टैक्सेबल होगी, और जो नहीं होगी वो टैक्सेबल नहीं होगी। जैसे एग्रीकल्चर इनकम आपके टोटल इनकम में नहीं आती है, क्रिएशन अलाउंस ये भी नहीं आता, और स्कॉलरशिप जो बच्चों को मिलती है वो भी नहीं आता है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को गवर्नमेंट ने सहायता दे दिया, बाढ़ पीड़ित हो गया, या उसके यहाँ आग लग गई है, या उसकी मृत्यु हो गई, एक्सीडेंटल हो गया, इंश्योरेंस मिल रहा, वृद्धा पेंशन है, ये सब क्या है? ये सब पे टैक्स नहीं लगता है। जो सहायता रूप गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है उस पर टैक्स नहीं लगता है। क्लियर? चलिए, हम जो बात कर रहे थे इनकम टैक्स एक्ट 1961 चैप्टर नंबर 6 डिडक्शन 80C से लेकर 80U तक का जो डिडक्शन है यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है 80C, 80D, 80G, 80TTA, 80TTB। ये क्या भैया? ये है आपकी डिडक्शन फ्रॉम द ग्रॉस टोटल इनकम। ये डिडक्शन आपके ग्रॉस टोटल इनकम में ऐड होता है। 80C आप लोग समझते हैं लाइफ इंश्योरेंस बीमा, 80D आपका मेडिकल है, 80G आपका डोनेशन है, 80TTA आपका सेविंग इंटरेस्ट है, और 80TTA सीनियर सिटीजन का इंटरेस्ट है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? डिडक्शन है। क्लियर? बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ये पूरा इनकम टैक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन था, ये इनकम टैक्स में क्या चीजें होती हैं। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड, हेड ऑफ इनकम। हम बात करने वाले हैं हेड ऑफ इनकम की। क्लियर? यूनिट सेकंड इनकम टैक्स बीकॉम 6 सेमेस्टर और हेड ऑफ इनकम सेकंड यूनिट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहला हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी का जो पार्ट है वो सेक्शन 15 to 17 के अंतर्गत आता है। 15 to 17 के अंतर्गत आपको सैलरी को देखने को मिलेगा। जैसे कभी कभी एग्जाम में या इंटरव्यू में पूछा जाता है कि सैलरी किस सेक्शन में आती है, तो सैलरी सेक्शन 17 में आती है। सैलरी किस में आती है? सेक्शन 17 में आती है। पेंशन किस में आती है? 17(1) में आती है। ग्रेजुटी किस में आती है? सेक्शन 17(2) में आती है। मतलब कि ये प्रकार से सैलरी का जो सेक्शन है वो सेक्शन 17 है। क्लियर? चलिए टॉपिक की बात करते हैं हम लोग। जो सैलरी की बात करते हैं, व्हाट इज सैलरी? तो बेसिक सैलरी, डीए, बोनस और कमीशन को मिलाकर क्या बनता है? सैलरी। अगर हम बात करें सैलरी इक्वल बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस, बोनस और कमीशन, इनको मिलाकर चारों को आपकी सैलरी बनती है, या कह सकते हैं कि इस इनकम को मिलाकर हम इसको सैलरी बोलते हैं। क्लियर? चलिए, उसके बाद आपका होता है एचआरए। एचआरए ये सारे ऐड होते हैं पर एक्चुअल में चीजें वहां पे है। तो ये आपका क्या है? अलाउंस है। ये आपका क्या है? भत्ता, अलाउंस। ठीक है, एचआरए, प्रोकेस्टी, प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुटी, पेंशन, लीव अचीवमेंट, ये सारे उसी में आते हैं। ठीक है, चलिए हम बात करें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सेकंड इनकम। सेकंड इनकम क्या है? फर्स्ट हो गया सैलरी, और सेकंड इनकम क्या है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये हेड है। ये बात करता है सेक्शन 22 से लेकर 27 तक। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का सेक्शन क्या है? सेक्शन 2 से लेकर 27 तक। अब ये क्या है टॉपिक हमारे, इसमें क्या क्या आएगी? पहला एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू क्या होता है? जो साल भर में आपकी जो रेंटल इनकम ऐड होती है उसी बोलते हैं एनुअल वैल्यू। मतलब कि अगर आपकी 5,000 रुपए की रेंट आ रही है तो गुड़े 12, 12 पच्चे 60, ये 60,000 रुपए आपके क्या हो गई? एनुअल वैल्यू हो गई। क्लियर? अब बात करें सेल्फ ऑक्यूपाइड होम। सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब क्या होता है भैया? कि आप उसमें खुद के रह रहे हो, किसी को रेंट पे नहीं दिए हो। लेट आउट क्या होता है? रेंट, मतलब आपने मकान को क्या कर दिया है? रेंट पे उठा रखा है। म्युनिसिपल टैक्स क्या होता है? अगर आप नगर निगम में आपका मकान है, आवास विकास में है, एलडीए में है आपका मकान है, तो गवर्नमेंट क्या करती है? हाउस टैक्स रिसीव करती है। क्लियर? तो ये पे हाउस टैक्स पे किया जाता है। अगला है स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है ऑटो मोड में कि आपकी एनुअल वैल्यू में ऑटोमेटिक स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% गवर्नमेंट क्या करती है? डिडक्शन प्रोवाइड करती है, छूट प्रोवाइड करती है 30% एनुअल वैल्यू का। किसका? एनुअल वैल्यू का 30%। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन द हाउसिंग लोन, ये भी आपका क्या है? डिडक्शन है। अगर आपका मकान है और उस मकान पे लोन चल रहा है, परचेजिंग लोन या कंस्ट्रक्शन लोन, तो उस लोन का जो इंटरेस्ट होगा वो भी गवर्नमेंट क्या करती है? छूट प्रोवाइड करती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इनकम में आ गया आपका प्रॉफिट एंड
गेन फ्रॉम बिजनेस आर प्रोफेशन, इसे बोलते हैं PGBP। क्लियर? ये सेक्शन है 28 से लेकर 44 तक। प्रोफेशन, सॉरी गलत, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, क्लियर, इसमें है। और ये सेक्शन है 28 से लेकर 44 तक। क्लियर? इसमें क्या क्या चीजें हम लोग पढ़ते हैं? सबसे पहली बात करें अगर हम, तो ये बिजनेस इनकम होता है, एडमिनिस्ट्रेबल एक्सपेंस होता है, इन एडमिनिस्ट्रेबल एक्सपेंस होता है, डेप्रिसिएशन होता है, जीएसटी ट्रीटमेंट होता है, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन होता है। इतनी सारी चीजें इसमें आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट हम बात करें कैपिटल गेन। कैपिटल गेन क्या होता है भैया? कि आपने कोई सामान बेचा, कोई एसेट बेचा जिससे प्रॉफिट हुआ, तो क्या होता है? कैपिटल गेन होता है। और कैपिटल गेन आपको 45 से लेकर 55 तक देखने को मिलता है। इसमें क्या क्या टॉपिक आपकी होती है कवर? इसमें टॉपिक आपका आता है कैपिटल एसेट, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कॉस्ट इन्फ्लेशन और एग्जम्पशन। एग्जम्पशन आपका क्या क्या है? 54B, 54EC, 54F, ये सारे आपके क्या है? एग्जम्पशन है। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जब सारे हेड से चीजें बच जाती हैं कुछ, जैसे इंटरेस्ट वगैरह हो गया, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आता है। ऐसे ये सेक्शन है 56। इसमें क्या क्या इनकम कवर होती है? तो इसमें आपका इंटरेस्ट किस में आएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। डिविडेंड किस में आएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। लॉटरी इनकम, फैमिली पेंशन और गिफ्ट, ये सब क्या होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। और इसी में MP और MLA की इनकम सैलरी भी कवर की जाती है। ठीक है? MP MLA की भी सैलरी इसी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कवर की जाती है। नेक्स्ट यूनिट नंबर 3, अदर प्रोविजन। ठीक है? अदर प्रोविजन में क्या भैया? डीम्ड इनकम। डीम्ड इनकम क्या होता है भैया? इनकम, हाँ, ट्रीट एज टैक्सेबल इवन इज इफ नॉट एक्चुअली रिसीव, इसे बोलते हैं डीम्ड इनकम। इनकम टैक्स में कंसीडर हो चुका है, ट्रीट हो गया है, बट एक्चुअल में रिसीव नहीं हुआ है, मतलब इनकम रिसीव नहीं हुई है। मतलब हमने मान लिया कि हमने कमाया, जैसे सैलरी। ठीक है? अब सैलरी हमने 1 महीने काम कर लिया, सैलरी मिली नहीं, बट हमें तो ये तो मानना है कि हमने सैलरी मिलनी चाहिए, बट मिली नहीं, रिसीव नहीं हुई, तो सैलरी नहीं मिली लेकिन वो कंसीडर हो गई, इसे बोलते हैं डीम्ड इनकम। ठीक है? अब उसमें क्या क्या आता है ये देखना है। पहला है अनएक्सप्लेन्ड कैश, जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट और अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, ऐसे खर्चे जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ऐसा कैश जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, या इन्वेस्टमेंट। ठीक है? रिलेवेंट सेक्शन इसमें क्या है? 68, 69, 69A, 69B, ये इसके क्या है? रिलेवेंट सेक्शन है। क्लियर? 69C, एग्रेशन ऑफ द इनकम, जिसे बोलते हैं क्लबिंग, ये अलग चीज है। ठीक है? अब इसमें क्या भैया? कि इनकम ऑफ अनदर पर्सन एडेड टू टैक्स पेयर इनकम। एग्जाम्पल, माइनर चाइल्ड, स्कोप इनकम। अच्छा, माइनर चाइल्ड से एक बात हमको याद आई। माइनर चाइल्ड मतलब कि 18 साल से कम उम्र की, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखना। माइनर चाइल्ड, 18 साल से कम की उम्र की बच्चे की इनकम पे क्या उसका टैक्स लगेगा? ध्यान देना। एक फैमिली में 2 बच्चे हैं और वो 18 वर्ष के नीचे हैं, लेकिन उनकी इनकम टैक्सेबल इनकम से ऊपर है, तो इस केस में क्या उनकी इनकम पर टैक्स लगेगा? तो ऑप्शन है यस। कंडीशन है, क्या है? कंडीशन। कंडीशन क्या है? उसकी सारी इनकम में 1500 रुपए माइनस कर दिया जाएगा, उसकी सारी इनकम में 1500 रुपए माइनस कर दिया जाएगा, और जितनी भी इनकम बचेगी उसके फादर के इनकम में ऐड करके टैक्सेबल कर दिया जाएगा। बात समझ में आई? माइनर चाइल्ड जो अर्निंग है या अर्न कर रहा है, उसकी एज 18 साल से कम है और वो फैमिली में पैसा अर्न कर रहा है, पैसा कमा रहा है, तो इस केस में उसकी इनकम पर टैक्स लगेगा कंडीशन के हिसाब से। क्लियर? कंडीशन क्या है? कि जितनी भी उसकी इनकम है, उस इनकम में एग्जाम्पशन क्राइटेरिया कितनी है? 1500 रुपए। 1500 रुपए माइनस करके बाकी जितनी इनकम बचेगी वो उसकी फादर की इनकम में ऐड कर दिया जाएगा, क्योंकि वो माइनर है, उसके बाद पैन कार्ड नहीं होगा और वो उसको टैक्सेबल नहीं कर सकते। तो इसलिए हम मान लेते हैं कि वो इनकम जो बची उसकी फादर की इनकम है, तो इसलिए उसकी इनकम को उसकी फादर की इनकम में ऐड कर टैक्सेबल कर दिया जाता है। ये चीज आप नोट करिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको पता होना चाहिए, एडजस्टमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगर आप एक प्रोफेशनल हैं, अगर आप एक अकाउंटेंट हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस। आपके बिजनेस का लॉस, आपके प्रॉपर्टी का लॉस, आपके कैपिटल का लॉस, सिचुएशन लॉस,
आप कितने साल तक उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सबको नहीं पता होता है कि लॉस कैरी फॉरवर्ड कितने साल तक किया जा सकता है, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप हाउस प्रॉपर्टी लॉस की बात कर रहे हो, मतलब कि मकान के लॉस की बात कर रहे हो, तो आप 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। बिजनेस लॉस की बात कर रहे हो तो 8 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। और अगर स्प्लेशन कुछ लॉस ऐसा है तो वो 4 ईयर तक कर सकते हो, 4 साल तक कर सकते हो। और कैपिटल लॉस आपका 8 साल तक कर सकते हो। मींस अगर मिनिमम एवरेज बात करें तो आप अपने सभी लॉस को 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। मींस कि अगर आपके फाइनेंशियल ईयर 25-26 में 2 लाख रुपए का बिजनेस लॉस में चल रहा है, तो उस लॉस को आप अगले साल कैरी फॉरवर्ड करोगे। कैरी फॉरवर्ड मींस कि अगर अगले साल भी आपका लॉस हुआ, अगले साल भी आपका लॉस हो गया, तो आप क्या करोगे, 2 लाख यहाँ लॉस हुआ था, 3 लाख इस साल लॉस हो गया तो 5 लाख, फिर वो 5 लाख कैरी फॉरवर्ड हो गया अगले फाइनेंशियल ईयर 28-29 में। तो इस तरीके से आप 8 साल तक अपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ये चीज आप नोट करिएगा। टैक्स अथॉरिटीज क्या होती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, स्ट्रक्चर क्या भी है, सीबीडीटी, ठीक है, ये इनकम टैक्स का स्ट्रक्चर है। प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, कमिश्नरेट और असेसिंग ऑफिसर, ये 4 बॉडी होती है जो इनकम टैक्स को असेस करती है। क्लियर। असेसमेंट प्रोसीजर क्या भी है, देखो पहला है आप सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं, रेगुलर असेसमेंट कर सकते हैं, री असेसमेंट कर सकते हैं और बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकते हैं। क्लियर। तो ये आपका इनकम टैक्स का जजमेंट है। ओके।